स्कंद पुराण, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, उसके काशी महात्म्य में काशी की पवित्र भूमि पर बिछे हुए देव उद्यान यानी डिवाइन गार्डन का वर्णन है, जिसके अभिमुक्तेश्वर में शिव ने अपना डेरा डाल रखा है। आनंद मुक्त शिव पार्वती को आनंद वन में घुमाने ले जाते हैं, जहां उन्हें देवताओं द्वारा समर्पित लिंगों के दर्शन कराते हैं। काशी की पवित्र भूमि में शमशान की प्रस्तुति इस भूमि को मोक्षदायी और प्राण त्यागने का सबसे उपयुक्त स्थान बताती है और देव उद्यान का सबसे अहम हिस्सा। इसी तरह अवंती खंड महाकाल वन का शिव को मुक्त करने की क्षमता का बखान करते हुए उसे आनंददायी और मुक्ति बोधक कहता है और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए उचित स्थान। बगीचों को देवताओं के रहने का स्थान मानना एक प्राचीन और विश्वव्यापी विश्वास है। यहाँ रहना और प्राण त्यागना सबसे उपयुक्त मानते हैं, जो जीवन रहते हुए आनंद और मृत्यु के बाद स्वर्ग का एहसास देता है। वन, उद्यान, बाग और बगीचे की अहमियत लोगों के जीवन में और मृत्यु के बाद भी एक आस्था का प्रतीक बनकर उभरा और जीने का मकसद बन गया। इस बाग, बगीचों और उपवन में जहाँ सदैव निर्मल जल बहता हो, जहाँ पशु पक्षी प्रेम की भाषा बोलते हों, ऐसी जगह में एक अनंत, अनादि और शाश्वत सुख का वादा था। एक सुख की कल्पना है जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, निर्मल जल, वायु और वो सब जो जीवन को देवताओं के होने का एहसास दिलाता हो। इस दैविक लोक यानी हेवनली अबोर्ड की कल्पना को कई भौतिकी रूप यानी वर्ल्डली फॉर्म और इरादों से इंसान ने संवारा और सजोया है। इतिहास को देखें तो ये सारे बाग बगीचे कई रूप में दिखते तो हैं, परंतु उद्देश्य एक ही है, सुंदर जीवन और सुंदर मृत्यु के बाद का जीवन। नमस्कार, वेलकम टू द मीरा दास शो, where I take you through the fascinating cultures of cities, towns and art objects. भोपाल के शहरीकरण का कारण इसकी सुंदर वादियाँ और निर्मल जल की प्रस्तुति रही है, जिसे यहाँ के तमाम शासकों ने इतिहास में बाग बगीचों से संवारा और संजोया है। कुछ आज हमारे पास हैं और कुछ हम खो बैठे हैं। आज हम इनमें से कुछ की बात करेंगे और उसके संरचना अथवा प्लानिंग को समझने की कोशिश करेंगे। 11वीं सेंचुरी में जब भोपाल ताल का पाल बनाया गया, जिससे तालाब का स्तर ऊंचा किया जा सके, तब ये 300 फीट चौड़े पाल के ऊपर किसी तरह का रास्ता, बाग लगाया होगा, ऐसा सोचा जा सकता है। 11वीं सेंचुरी सीई की श्रृंगार मंजरी कथा, जो राजा भोज द्वारा लिखा हुआ मानते हैं, उसकी शुरुआत होती है राजा भोज के महल बाग में अपने दरबारियों के बीच सिंहासन पर बैठे हुए। दरबारी उनको ऐसी कथा सुनाने को कहते हैं जिसे पहले न सुनी हो। राजा धार नगरी की सुंदरता को बताने लगते हैं और जल्द ही वहाँ के बाग और तालाबों के बारे में बताते हैं। वे वहाँ के राजकीय नंदन वन में स्थित अद्भुत धारागृह यानी फाउंटेन हाउस के बारे में बताने लगते हैं। वे इन अद्भुत फाउंटेन्स के बारे में बताते बताते रुक जाते हैं
और अपने पास की पुतली या मैनेक्विन से आगे की कथा सुनाने को कहते हैं। दरबारी अचंभित हो जाते हैं जब वह पुतली राजा के गुणगान करने लगती है। दाऊद अली, जो एक प्रख्यात संस्कृतविद हैं और यूएस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, अपने लेख भोजाज मैकेनिकल गार्डन ट्रांसलेटिंग वंडर अक्रॉस इंडियन ओशन circa 800 to 1100 CE में लिखते हैं कि यह सिर्फ एक कथा कहने का डिवाइस नहीं था, लेकिन इस पुतली को यंत्र पुत्रक कहा गया है या मैकेनिकल डॉल कहा गया है। दाऊद अली इसका विस्तृत में वर्णन करते हैं और बताते हैं कि फाउंटेन हाउस, जिसे यंत्र धारागृह कहा गया है, जिसका मुख्य विशेषता उसके तमाम पानी के जेट्स या धारा थे। यहाँ पर तमाम आर्टिफिशियल मूविंग ऑब्जेक्ट्स या कृत्रिम गतिमान वस्तुएं थी, जैसे आर्टिफिशियल पेड़, कमल, बतख, बंदर, मछलियाँ, मगर, कछुए और सबसे महत्वपूर्ण महिलाएं या यंत्र स्त्री। सब मैकेनिकल यंत्र थे। ये सब यंत्र हीरे जवाहरातों से जड़ित थे और पानी में अंदर और बाहर आते जाते थे। ये यंत्र आवाज निकालते थे और पानी की बौछार करते थे। सबसे पहले यंत्र का संदर्भ, ऐसा दाऊद अली कहते हैं, जैन सोमदेव सूरी, जो 959 CE में राष्ट्रकूट दरबार में थे, वे इस यंत्र का वर्णन करते हैं। जिसको इस राजा भोज के मैकेनिकल वर्ल्ड में रुचि हो, वे इसके बारे में उनके सम्रांगण सूत्रधार और श्रृंगार मंजरी कथा में इसे पढ़ सकते हैं। भोपाल का बड़ा तालाब क्योंकि अभी भी यथास्थान है, बगीचे के विषय पर अच्छा शोध किया जा सकता है। ऐसे ही गोंड राजाओं के बगीचे के बारे में भी हमको स्थान पर बहुत मिलता है। किला कोहना यानी ओल्ड फोर्ट, राजा भोज के बनाए पाल, जो बड़े तालाब का स्तर ऊंचा करने के लिए बनाया गया था, उसको गोंडों ने और ऊंचा किया, फिर उस पर यह किला बनाया। यहाँ पे कमला पार्क भी है, परंतु ठीक से नहीं कह सकते कि यह रानी द्वारा बनाया गया था या उनकी याद में, लेकिन इसके आसपास कुछ वॉल्ड बगियां हैं और उनसे जुड़े घाट हैं। ये आम की बगियां होती थी जिसमें अखाड़ा, आश्रम, गुरु की पादुकाएं, छतरिया और एक छोटा सा मंदिर होता था। यहाँ गुरु रहते थे। हम जब 2004 में हमीदिया रोड स्थित कमानी मंदिर का डॉक्यूमेंटेशन करने गए थे, तब वहाँ के स्थायी गुरुजी ने हमें 2 हाथों में तलवारों को पेल कर दिखाया था। इस्लाम में बाग एक पैराडाइज है, अल जन्ना, या एक असाधारण आनंद की जगह जहाँ असीम शांति, समृद्धि और अपार और अनंत खुशियाँ हों। पैराडाइज का मतलब है वॉल्ड या एनक्लोजर, जिसने बाद में जाकर वॉल्ड गार्डन्स का रूप ले लिया। 4 बाग पैराडाइज के बाग हो गए, जिसमें पाथवेज बीच में एक दूसरे से मिलते हैं और बाग को 4 हिस्सों में बांटते हैं। कभी कभी इन बागों में मकबरे भी बनाने लगे, जिसका मकसद था मृत्यु के बाद भी व्यक्ति सुख का जीवन बिता सके। यह तभी संभव था जब वह व्यक्ति इस जीवन में अच्छे कर्म करता रहा हो। मकबरे वाले बागों का शहरीकरण और धर्म दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इससे
शहर को झरने वाले, कल कल बहती पानी वाला और फूल फलों से भरा बाग मिलता था। मकबरों वाले बाग शहर के रईसों और राजाओं में प्रसिद्ध थे, जिससे शहर के लोगों को सैर के अलावा मालाएं बनाने के लिए फूल, औषधि बनाने के लिए सामान और अन्य सामग्री उपलब्ध हो जाती थी। भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम अपनी किताब द ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, जो कि 1876 में पब्लिश हुई थी, में लिखती हैं कि भोपाल में 73 बाग थे। इन बाग के रखरखाव के लिए, फूलों की बिक्री के लिए एक ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ गार्डन्स बनाया गया था। पूरे राज्य के बाग, इसमें काम करने वालों की तनख्वाह इत्यादि सारे मामले ये ऑफिस निपटाता था। इन बागों के मालिक एक दूसरे से बेहतरीन फल और फूल उगाने की कोशिश करते थे और उनकी नस्ल को बेहतर बनाने की भी कोशिश करते थे। एक ऐसी ही देसी नस्ल दहिहड़ आम की थी, जिस पर यहाँ के लोग गर्व करते थे और उपहार में दूर दूर भेजते थे। नवाब शाहजहां बेगम ने एक बहुत बड़ा, नायाब और साहसिक इंजीनियरिंग का नमूना कैसर एम्बैंकमेंट के रूप में बनाकर 3 तालाबों का निर्माण करवाया और उसके आसपास पूरा शहर बसाया। यह एक यूटोपियन या आदर्श काल्पनिक शहर के आधार पर बनाया गया था, जिसमें तालाब, फव्वारे, बगीचे, मस्जिद, ईदगाह, मंदिर, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, स्कूल्स, सराय और रेलवे स्टेशन, सब सुविधाओं का बंदोबस्त किया गया था। विदेशी मेहमानों के लिए लाल कोठी और सेरेमोनियल अफसरों के लिए सदर मंजिल भी बनाई गई थी। मोतिया तालाब, जो 3 तालाबों में सबसे ऊपर वाला तालाब था, उसके किनारे दुनिया की सबसे बेहतरीन मस्जिद की कल्पना भी की। यह ताजुल मसाजिद, जो कई मस्जिदों के बराबर थी, दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर मोहम्मद रोशन, एक दिल्ली के ड्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने बनाया। तालाब के एक किनारे ताजमहल पैलेस बनाया गया था, जिसके दिलखुशा दालान में बैठकर मस्जिद और तालाब का लुत्फ उठाया जाता था। बेगम लिखती हैं, जब हजारों दिए इस तालाब में तैराए जाते थे, तब सारा समा जैसे जगमगाने लगता था। पास में अली मंजिल बाग बनाया गया था, जिसमें फलों के बाग थे और फर्न का पक्का मकान भी था। फर्न एक बिना फूल का पौधा है, जिसकी पत्तियां पंखों जैसी लगती हैं, परंतु उसे लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसे हर समय नमी की जरूरत होती है। इस फर्न हाउस के ऊपर से सारा बाग और तालाब दिखता था। परंतु बेगम निशात अफजा, मतलब गार्डन ऑफ डिलाइट नाम के बाग का पानी पीती थी। निशात अफजा बाग इस्लाम नगर, जो भोपाल की पुरानी राजधानी थी, उसके रास्ते में बनाया गया था। यह बाग बेगम का पसंदीदा था, जिसमें वे हर महत्वपूर्ण उपलक्ष्य पर कोई न कोई समारोह रखती थी। उनके निकाह का एक उत्सव यहाँ मनाया गया था। विदेशी मेहमानों का सत्कार, राजकीय भोज और मनोरंजन का भी बंदोबस्त किया जाता था। इस सुंदर और कलात्मक बाग में सैन्य खेलों को आतिशबाजी के साथ मनाया जाता था और जिमखाना की गतिविधियां रखी जाती थीं। एक बार बेगम ने कार्निवल ऑफ रोजेस या कि गुलाबों का उत्सव मनाया, जिसके लिए हर किस्म के गुलाब को यहाँ लगाया गया
गुलाब की झाड़ियाँ, गुलाबों के पेड़ आदि। आसपास की झाड़ियों को गुलाब की झाड़ी की तरह दिखाने का प्रयास भी किया गया और कांच के गुलाबों को भी यहाँ सजाया गया। बेगम लिखती हैं, इस बाग के भीतर के बंगले को गुलाब के रंग से रंगाया गया, शामियाने और टेंट्स को भी गुलाबी रंग में रंगा गया। इस गुलाब के उत्सव में जैसे पूरा समा गुलाबी हो गया हो। नवाब शाहजहां बेगम इसी बाग के कुएं का पानी पीती थी। सुल्तान जहां बेगम की निशरा सेरेमनी भी उन्होंने इस बाग में मनाई थी, जिसका जश्न पूरे साल चलता रहा, जिसमें बगीचे में तमाम भोपाल के वासियों के भोज होते रहे और आतिशबाजी की नुमाइश भी होती रही। यह बाग बेगम को इतना पसंद था कि उनकी बेटी ने उनको दफनाने का और उनका मकबरा भी यहाँ बनाने का फैसला लिया। सुल्तान जहां बेगम लिखती हैं कि शाहजहां बेगम का अंतिम संस्कार सादी इस्लामी पद्धति से किया गया, जैसा वे चाहती थीं। इसमें भोपाल के लोगों ने ताजमहल से लेकर निशात अफसा बाग तक के रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर अपनी श्रद्धांजलियां दी। बाग उमराव दूल्हा, ऐश बाग, नूर अफसा, हयात अफसा, बड़ा बाग इत्यादि कई बाग बनाए थे, जिनमें बहुत से बागों में लोगों को बसाकर उनके मूल स्वरूप को खत्म कर दिया गया है। इसमें नवाब सुल्तान जहां बेगम का बसाया हुआ अहमदाबाद पैलेस के डेवलपमेंट का क्षेत्र भी शामिल है। नवाब सुल्तान जहां बेगम भी अपनी मां की तरह महत्वाकांक्षी थी, जिन्होंने एक पूरा अहमदाबाद पैलेस शहर बसाया। ये एक प्लान्ड एक्सपेंशन था, जिसे टेकरी जयूद्दीन, जो अभी का कोए फिजा कहलाता है, उस पर बसाया गया था। ये एक मॉडर्न और ग्लोबल स्टाइल में डिज़ाइन किया गया था। आर्ट डेको कहे जाने वाले स्टाइल में एस्प्लेनाड, वेन्यूज, बोटानिकल गार्डन्स, कोठियाँ जिनके साथ स्विमिंग पूल्स हों, ऐसा बनाया गया था। एस्प्लेनाड एक ऐसी सड़क होती है जहां आनंद लेने के लिए या सैर सपाटे के लिए जाया जाता है। यह एक विदेशी कॉन्सेप्ट है जिसे यहाँ की प्लानिंग में इस्तेमाल किया गया था। विदेश से पेड़ बुलाकर लगाए गए थे। यहाँ पर पानी बड़े तालाब से उठाकर लाया जाता था। बेगम को यहाँ का बाग बहुत पसंद था, जहाँ पर वे बैठ के अपने रिटायरमेंट के बाद पेंटिंग करती थी। भोपाल 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बना और उसके बाद भी यहाँ तमाम बाग बनाकर इसके मूल स्वरूप को बनाए रखा गया। यह हमारे नए नेताओं के दूरदर्शिता का प्रतीक है, जिसे हम आशा करते हैं कि आगे की प्लानिंग में भी ध्यान रखा जाएगा। आप सबकी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद और आभार। आशा करते हैं कि आगे भी आप हमारे कार्यक्रम में आकर हमारी हौसला अफजाई करेंगे। नमस्कार।